हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य। मेरा यूट्यूब चैनल टीके ऑनलाइन लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि आज क्लास का आपको देख थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे आप लोग कि बायोलॉजी का आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और डेली हम लोग बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे जो टॉपिक स्टार्ट खत्म होते जाएगा, जो चैप्टर खत्म होते जाएगा, उसका आपका प्रैक्टिस सेट के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग आज अपने क्लास में बायोलॉजी क्लास को स्टार्ट करते हैं और शुरू से एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन एकदम कवर करते जाएंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हमको छोड़ना नहीं है। याद रखिएगा, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, इसलिए हम लोग आज क्लास को उठाए हुए हैं। क्लियर है? क्योंकि एक बार क्लास पढ़िए और ज़िंदगी उसके बाद फिर कभी भी क्लास आपको दोबारा देखना ना पड़े, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए, पूरा याद रखेगा। क्लियर? तो चलिए अपने क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घर भी क्लिक कर लें। क्लियर? देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, ठीक है, परिचय। क्लियर है? जैसे जीव विज्ञान है ना, देखिए जीव विज्ञान सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 1 हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान। एक्चुअली जीव विज्ञान कहते किसे हैं, याद रखिएगा। जीव विज्ञान कहते किसे हैं, ध्यान दीजिए। तो जीव विज्ञान के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान जो है, यानी जिसे बायोलॉजी कहा जाता है, जो विज्ञान की वह शाखा है कि विज्ञान की वह शाखा है, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों का, जिसके अंतर्गत क्या है, समस्त जीवों का, जीवो अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, क्या विस्तृत अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा। तो बायोलॉजी शब्द का, यानी जिसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है, प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में, कब, 1801 में, याद रखिए, कब, 1801 में, 1801 में कब हुआ था, तो 1801 में, याद रखिए कब, 1801 में, ध्यान दीजिएगा, कब, 1801 में, है ना, 1801 में लाइमार्क ने, किसने, तो लाइमार्क ने जो है, लाइमार्क ने, जो फ्रांस के वैज्ञानिक लाइमार्क और ट्रीवेरेनस ने किया था, लाइमार्क और ट्रीवेरेनस ने किया था, याद रखिएगा। किसने, लाइमार्क और ट्रीवेरेनस ने किए थे, ट्रीवेरेनस ने किए थे, याद रखे। कौन, लाइमार्क जो फ्रांस के हैं और ट्रीवेरेनस जो है जर्मनी के हैं, याद रखे, जो जर्मनी के हैं। क्लियर? तो इन्होंने क्या है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, लाइमार्क और ट्रीवेरेनस ने किए थे। लाइमार्क कहाँ के, जर्मनी के, और ट्रीवेरेनस जो है वह देखिए, लाइमार्क आपका फ्रांस के हो गए और ट्रीवेरेनस कहाँ है, जर्मनी के, याद रखिएगा। लाइमार्क फ्रांस का और ट्रीवेरेनस जर्मनी के हैं, जो 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे, सर्वप्रथम, याद रखिएगा, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किए थे। क्लियर? तो ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या बोला गया कि जीव विज्ञान है ना, देखिए जीव विज्ञान को विज्ञान की शाखा के, जीव विज्ञान को विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित करने के क्या बोला गया कि स्थापित करने के कारण, कि जीव विज्ञान को विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण, ध्यान दीजिएगा, स्थापित करने के कारण अरस्तु को, क्या बोला गया, अरस्तु को, याद रखिए, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, याद रखिए, अरस्तु को क्या, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या क्या बोला गया कि जीव विज्ञान को विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को क्या है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। किसको, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखें, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। क्लियर? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। पिछली बार तो पकड़ा गया था, लेकिन इस बार फादर ऑफ बायोलॉजी किसे, अरस्तु को कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, याद रखिए, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको, अरस्तु को, यानी कि जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसे अरिस्टोटल कहते हैं, यानी अरस्तु के अरिस्टोटल कहते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, तो अरिस्टोटल कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर, क्वेश्चन बोला गया, फिर आगे ध्यान दीजिए, अगला लाइन में क्या बोला गया कि उन्होंने अपनी पुस्तिका कौन से लिखी थी, बताइए, कौन पुस्तिका लिखी, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, यानी हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया अपने पुस्तक लिखी थी। ठीक, इन्होंने क्या, कौन सी पुस्तक लिखे थे, तो हिस्टोरिया एनिमेलियम लिखे थे, जो लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया। जो इस बुक में जो है, अपने बुक में हिस्टोरिया एनामेलियम में 500 जंतुओं का
वर्णन किए हैं। कितने? 500 जंतुओं का क्या वर्णन किए हैं, याद रखिएगा। क्लियर? 500 जंतुओं का वर्णन किए हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है आपका, अगला लाइन ध्यान दीजिए, क्या बोला गया कि थियोफ्रेस्टस है ना, जो थियोफ्रेस्टस हैं, याद रखें कौन है, तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को जो वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है, याद रखें। थियोफ्रेस्टस को याद रखें, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है, तो जनक कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? अब उसके बाद बात करते हैं तो हिस्टोरिया प्लेंटिनम, क्या प्लेंटेरम, यानी कि जिन्होंने हिस्टोरिया प्लेंटेरम ने नामक पुस्तक लिखी है। किसने? तो थियोफ्रेस्टस ने, याद रखें। थियोफ्रेस्टस ने जो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी को यानी जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखा है, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखा है। क्लियर है? चलिए याद रखिए। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति के बारे में ध्यान दीजिए। जीवों के द्विनाम पद्धति के बारे में ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार, क्या बोला गया, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के, याद रखिए कौन, तो कैरोलस लिनियस के, ध्यान दीजिएगा, कौन किए थे, तो कैरोलस लिनियस के द्विजंगत सिद्धांत से होती है। किसे? तो द्विजंगत सिद्धांत से होती है, याद रखिए। किसे? द्विजंगत सिद्धांत से होती है। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस के द्विजंगत सिद्धांत से होती है, ठीक है। एंड 2 किंगडम से क्लासिफिकेशन से होती है। क्लियर? याद रखें, द्विजंगत सिद्धांत से होती है। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान दीजिए। उन्होंने क्या बोला गया, उन्होंने जीवों को, क्या बोला गया यहाँ पर, उन्होंने जीवों को जंतु जगत, उन्होंने जीवों के जंतु जगत और पादप जगत में बांटा। क्योंकि कौन? तो कैरोलस लिनियस ने, याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस ने जीवों को कितने, तो जंतु जगत और पादप जगत में बांटा था। क्लियर है? जंतु जगत यानी कि किंगडम एनिमल, और पादप जगत यानी कि आपका कौन सा, प्लेंटिनम में बांटा था। किसने? तो कैरोलस लिनियस ने, ठीक है, कि 2 जगत में, कहना द्विजगत सिद्धांत यानी 2 जगत में बांटा था जीवों के आधुनिक वर्गीकरण को, ठीक है, यानी 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, 2 जगत में बांटा। तो लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। लिनियस को क्या है, लिनियस को ध्यान दीजिए, क्या बोला है कि लिनियस को क्या बोला है कि लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। लिनियस को क्या है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है। याद रखिए, लिनियस को क्या है, वर्गीकी का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लियर? जो फादर ऑफ क्या कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। याद रखें, जो क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लियर? याद रखें, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर अगले लाइन पर ध्यान दीजिए, क्या बोला गया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। किसको? तो लिनियस को, याद रखें, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस को कहा जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे देखिए क्या बोला कि सन 1753 में, कब, सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों की नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। किसने? जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। याद है, जीवों के द्विनाम पद्धति को क्या प्रचलित किया, किसको? द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया कौन? कैरोलस लिनियस ने, ठीक है, जो द्विनाम जगत की पद्धति थे, यानी कि द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। कब? 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। क्लियर? चलिए इसके बाद ध्यान दीजिए, आगे बोला गया कि इसके अनुसार, किसके अनुसार, तो बताइए, तो इसके अनुसार यानी कैरोलस लिनियस के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर है। पहला शब्द वंश को दिखाता है
और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। याद रखें, पहला शब्द वंश को दर्शाता है और दूसरा शब्द जो है जाति को दर्शाता है। याद रखें, पहला शब्द वंश को दर्शाता है और दूसरा शब्द जो है जाति को दर्शाता है। याद रखिएगा, क्लियर, जाति को दर्शाता है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द वंश को दर्शाता है और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बोला गया कि उदाहरण की अगर बात करते हैं, जैसे मानव का, क्या बोला, मानव का वैज्ञानिक नाम, क्या बोला कि मानव का वैज्ञानिक नाम जो है, मानव का होमोसेपियंस है ना। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस है। मानव का वैज्ञानिक होमोसेपियंस है, जिसमें होमो शब्द, होमो जो है उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। होमो जो है उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। याद रखिए, यानी कि यही बात कहा गया ना कि पहला शब्द वंश को दर्शाता है और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। यानी कि वैज्ञानिक, जब मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस बताया गया, वैज्ञानिक नाम, तो जिसमें होमो जो है उस वंश को दर्शाता है। होमो क्या है, यानी कि वंश किसी ना किसी वंश से है ना, जिसकी एक जाति कौन सा है, सेपियंस है। जिसकी एक जाति क्या है, सेपियंस है, यानी कि इसी से होमो सेपियंस नाम पड़ा है। क्लियर है, तो ऐसे यानी कि मानव का वैज्ञानिक नाम पड़ गया है। क्लियर, चलिए आगे ध्यान दीजिए, अगला लाइन देखिए क्या बोला गया कि जैव समुदाय के अध्ययन के लिए, जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ वर्गों में वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुण तथा समान संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके। क्लियर है, एक साथ किया जा सके। क्लियर, याद रखेगा, जिसका समान संरचना में एक साथ किया जा सके। क्लियर, याद रखें, समान संरचना में एक साथ किया जा सके। तब यहाँ पर बोला गया कि आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता हिटेकर, यानी कि R.H. हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। किसके, तो 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। याद रखें, 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। के लिए 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। कैसे, यानी आधुनिक विज्ञान में, ध्यान दीजिए क्या बोला गया कि यहाँ पर आधुनिक विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता जो हिटेकर को, सर्वाधिक मान्यता है हिटेकर के 5 जगत, क्या बोला गया कि यहाँ पर 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। याद रखें, 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। क्लियर है, 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। 5 जगत के वर्गीकरण को हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। याद रखिएगा, 5 जगत वर्गीकरण के दी जाती है। क्लियर है, तो आगे ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर। क्वेश्चन बोला गया फिर कि उन्होंने, क्या बोला गया कि उन्होंने हिटेकर जब 5 जगत वर्गीकरण दी जाती है, तो उन्होंने जीवों के जगत को, यानी यहाँ पर क्या बोला गया, उन्होंने जीवों को जगत नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा। 5 बड़े वर्गों में बांटा। याद रखें, ये 5 जगत कौन से हैं बताइए, 5 जगत हैं कौन से। एक बोला गया मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक और चौथा पादप और 5वां जंतु। यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, यानी ये 5 जगत बताया गया। किसके अनुसार, तो हिटेकर के अनुसार, R.H. हिटेकर के अनुसार जो है वो सर्वाधिक मान्यता किस में दिया गया, तो 5 जगत में जब वर्गीकरण किया जीवों को, ठीक है, तो उन्होंने क्या जीवों को जब 5 जगत में वर्गीकरण किया था नामक, यानी बड़े वर्गों में बांटा। ठीक है, बड़े वर्गों में बांटा है। ये 5 जगत कौन कौन से आ जाते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और पादप आते हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु आते हैं। क्लियर है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु है। ठीक है, अब हम लोग क्या मोनेरा के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कुछ मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मोनेरा जो है, याद रखिए, मोनेरा है ना, मोनेरा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। क्या है, मोनेरा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मोनेरा क्या है कि एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का समूह है। किसका, ध्यान दीजिए, किसका, तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का एक समूह है। कौन, मोनेरा। एक कोशिकीय, जिसमें क्या एक कोशिका होता है, सिर्फ एक ही कोशिका होता है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का समूह है, अर्थात इनमें न तो केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। याद रखिएगा, यानी कि जिसमें, ध्यान दीजिएगा, अगर जिसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक्स का समूह है होता है, तो मोनेरा जिसमें एक न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही याद रखिएगा, और न ही क्या विकसित कोशिकांग होता है। याद रखें, तो यानी कि इनमें जो है केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है।
किसका, इनमें किसका अभाव होता है, तो केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। याद रखें, इनमें क्या, केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। मोनेरा में केंद्रिका झिल्ली का अभाव होता है। इनमें से कुछ कोशिका कुछ कोशिका में कोशिका भीति पाई जाती है, कुछ कोशिका में कोशिका भीति पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती है, याद रखें, कुछ में कोशिका भीति पाई जाती है लेकिन कुछ में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है मोनेरा के प्रसंग में, है ना। कुछ में कोशिका भीति पाई जाती है और कुछ में कोशिका भीति नहीं पाई जाती है। क्लियर। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान दीजिए, आगे यहाँ पर बोला गया कि पोषण के स्तर पर बोला गया ना, पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी रसायन संश्लेषी या प्रकाश संश्लेषी अथवा विषमपोषी मृतजीवी अथवा परजीवी दोनों होता है। जैसे बात करें, देखिए पोषण के आधार पर अगर बात करते हैं हम लोग, क्या किसके आधार पर, तो पोषण के आधार पर, है ना। तो पोषण के आधार पर बात कर रहे हैं, तो पोषण के आधार पर तो ये स्वपोषी रसायन संश्लेषी है। कैसा है, स्वपोषी रसायन संश्लेषी हो सकती है या प्रकाश संश्लेषी हो सकती है अथवा विषमपोषी मृतजीवी या परजीवी दोनों होता है। विषमपोषी मृतजीवी या परजीवी दोनों होता है। जैसे बात करते हैं बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा ये आपका राइट आंसर के रूप में आता है, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। क्लियर, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा होता है। क्लियर, याद रखिए, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिए, अब हम लोग किसका पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब आते हैं हम लोग किस पर, प्रोटिस्टा पर। मोनेरा के बारे में हम लोग देख लिए, अब प्रोटिस्टा के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। जैसे प्रोटिस्टा के बारे में बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, तो प्रोटिस्टा जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रोटिस्टा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या किसका बोला गया, प्रोटिस्टा के बारे में, किसका बोला गया, प्रोटिस्टा के बारे में ध्यान दीजिए। तो प्रोटिस्टा के बारे में अगर हम लोग ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोला, प्रोटिस्टा, क्या बोला गया, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं। तो इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, इनमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। हालांकि कभी कभी ये जो है बहुकोशिकीय भी होते हैं। कौन, प्रोटिस्टा जो है कभी कभी बहुकोशिकीय भी होते हैं। यथा यानी कि केल्प, समुद्री घास, केल्प या समुद्री घास, जैसे केल्प या समुद्री घास, याद रखें, केल्प या समुद्री घास, ये जो है इसमें आ जाता है, किसमें, प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा जो है पादप, जंतु और कवक, पादप, जंतु एवं कवक जगत के बीच की कड़ी का कार्य करता है। किसके, प्रोटिस्टा जो पादप है वो प्रोटिस्टा पादप, जंतु और कवक जगत के बीच कड़ी का कार्य करता है। याद रखें, बीच कड़ी का कार्य करता है। तो इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन के लिए सिलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती है, फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती है। कुछ में कोशिका भीति पाई जाती है, कुछ में क्या, कोशिका भीति पाई जाती है। इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है तथा ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो एक कोशिकीय शैवाल डाइएटम प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि इसी के जगत के सदस्य हैं। याद रखिएगा, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किसका सदस्य आते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया ना कि ध्यान से सुनिए, यहाँ पर बोला गया कि जो अगर इस जगत में, प्रोटिस्टा जगत में अगर आते हैं, क्या प्रोटिस्टा जगत में, तो इसमें कुछ कोशिका यानी कि गमन के लिए जो सिलिया, फ्लैजेला नामक संरचनाएं भी पाई जाती है। तो कुछ में कोशिका भीति पाई जाती है, इनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यानी कोशिका भीति भी पाई जाती है, कुछ में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है तथा एक स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक कोशिकीय शैवाल डाइएटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा आदि इसी जगत के सदस्य हैं, है ना, प्रोटिस्टा जगत के ही सदस्य हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे यहाँ पर क्या बोला गया,
चलिए यहाँ पर आगे आपको ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर, आगे बोला गया कि कवक के बारे में पढ़ लेते हैं। मोनेरा देख लिया हम लोग, पोर्टिसा देख लिया, अब इसके बाद देखते हैं कवक। कौन देखते हैं तो कवक। तो कवक की बात करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए कवक के बारे में। तो ये कवक जो होता है ये क्या होता है कि बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवक क्या होता है तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है कौन कवक। ये विषमपोषी होते हैं, याद रखिएगा। ये कवक जो होते हैं क्या विषमपोषी होते हैं, जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। जो पोषण के लिए किस पर, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। अतः ये मृतजीवी भी कह दिए जाते हैं, याद रखिए। अतः यह किसे मृतजीवी भी कह दिए जाते हैं, किसको तो कवक को, क्योंकि ये जो होते हैं ना सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं पोषण के लिए, क्या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर, इसलिए इसे मृतजीवी भी कह दिया जाता है। और आगे बात करते हैं तो इनमें से कई जो अपने जीवन की एक विशेष अवस्था में बहुकोशिकीय क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन कवकों में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। देखिए इन कवकों में क्या होता है, काइटिन है ना, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी सेलुलोज अनुपस्थित, जिसमें सेलुलोज क्या अनुपस्थित होता है, यानी सेलुलोज अनुपस्थित, यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें तो इन कवकों में, यानी कवकों में, ऐसे कवकों में जो होता है वह काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। जैसे बात करते हैं ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, मशरूम हो गया और आदि इसी जगत के सदस्य हैं। याद रखिएगा किसके तो कवक जगत के सदस्य हैं। क्लियर है, याद रखिए किस जगत के तो कवक जगत के सदस्य के रूप में आते हैं, है ना, कवक जगत के सदस्य के रूप में गिने जाते हैं। क्लियर, याद रखें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या बोला गया, पादप, ये प्लांट है ना, प्लांट पादप के बारे में। ये सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय, सेलुलोज से बने कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय, है ना, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का समूह है। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का क्या है, समूह, कौन, पादप। तो ये स्वपोषी होते हैं, कौन, पादप जो स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं का भोजन बनाते हैं। अतः क्लोरोफिल धारक सभी पौधे इस वर्ग के सदस्य हैं। क्लोरोफिल धारक सभी पौधे जो इस वर्ग के सदस्य हैं। तो इनका शरीर जो है ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है, किसमें, ऊतकों एवं अंगों से निर्मित होता है। जैसे जंतु की बात करते हैं, अगला जंतु यानी एनीमेलिया, यानी इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। याद रखें। तो इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। याद रखिए किसमें, तो जंतु जगत में, है ना। जंतु जो जगत है, इस जगत में क्या है, बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। क्लियर है, याद रखें। चलिए आगे उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से सुनिए। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। याद रखिए किसको मेटाजोआ कहा जाता है, याद रखें किसको मेटाजोआ कहा जाता है, ध्यान दीजिए किसको, जंतु को, है ना। जंतु को क्या बोला जाता है, देखिए जो जंतु एनिमिलिया है इसको क्या कहा जाता है, तो मेटाजोआ भी कहा जाता है। किसको, मेटाजोआ भी कहते हैं। जैसे हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गए, कृमि हो गया, सितारा मछली हो गया, सरीसृप हो गया, उभयचर पंक्षी तथा स्तनधारी जीव जितने भी हैं यानी इसी जगत के अंग हैं। जंतु जगत में कौन कौन आते हैं, ध्यान दीजिए, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पंक्षी तथा स्तनधारी जीव जितने भी हैं इसी जगत के, यानी जंतु जगत के ही भाग हैं। ठीक है, जंतु जगत के ही भाग हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग जीव विज्ञान के प्रमुख जनक के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान के प्रमुख जनक के बारे में कौन कौन से जीव विज्ञान के प्रमुख जनक हैं। क्लियर है। चलिए जीव जगत के हम लोग कुछ प्रमुख जगत के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जीव विज्ञान के प्रमुख जनक के बारे में याद रखें, जीव विज्ञान के प्रमुख जनक।
चलिए जीव विज्ञान के प्रमुख जनक के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला गया कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता बताइए किसको कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता बताइए किसको कहता है? लिनियस को। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को, याद रखिएगा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहता है? मेंडल को कहा जाता है। किसको? आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को माना जाता है। आनुवंशिकी का जनक मेंडल को, आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को। उसके बाद द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को, याद रखें। द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहा जाता है, याद रखें। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो हरित क्रांति के जनक क्या बोला गया? हरित क्रांति के जनक तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक, याद रखें। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। क्लियर। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। क्लियर, याद रखें। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस, कार्ल लिनियस को जाना जाता है। आनुवंशिकी का जनक मेंडल को जाना जाता है। और आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद भारत में हरित क्रांति के जनक बताइए। भारत में हरित क्रांति के डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखिए, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, याद रखें, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। उसके बाद श्वेत क्रांति के जनक बताइए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक, चलिए बताइए। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, याद रखें, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद ध्यान दीजिए, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक, भारतीय पारिस्थितिकी जनक का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। किसको? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। क्लियर। जैसे आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो आपका लिनियस को, कार्ल लिनियस को। उसके बाद ध्यान दीजिए, आनुवंशिकी का जनक मेंडल को, द्विनाम पद्धति का जनक लिनियस को कहा जाता है, कार्ल लिनियस को ही। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को। उसके बाद बात करते हैं श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक है रामदेव मिश्रा को, रामदेव मिश्रा को। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है कि भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक, चलिए बताइए, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बताइए। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक तो बीरबल साहनी को। किसको? तो बीरबल साहनी को, याद रखें। किसको? बीरबल साहनी को, याद रखें, बीरबल साहनी को कहा जाता है, बीरबल साहनी को माना जाता है। किसका? भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। भारतीय जीवाश्म का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है, याद रखेगा, बीरबल साहनी को। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। उसके बाद टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है, याद रखिए, टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है, एडवर्ड जेनर को माना जाता है। क्लियर। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। क्लियर, याद रखें, टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। क्लियर, एडवर्ड जेनर को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, आगे ध्यान से सुनिए, क्या बोला गया यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। किसका आपका मालूम चलेगा? टीकाकरण का जनक आपको कौन? एडवर्ड जेनर, है ना। अब ध्यान दीजिए, जीवाणु विज्ञान का जनक लीवेनहॉक, जीवाणु विज्ञान का जनक लीवेनहॉक को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक लीवेनहॉक को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक लीवेनहॉक को माना जाता है। और हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम एस गार्ड ने को माना जाता है, विलियम एस गार्ड को माना जाता है, विलियम एस गार्ड को माना जाता है, एस गार्ड को माना जाता है। ठीक है, विलियम एस गॉड को माना जाता है। किसका? हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक विलियम एस गॉड को माना जाता है। क्लियर है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चन है आपका,
देखिए अगला हमारा टॉपिक कौन सा, देखिए आपका जो एस.के. झा का ये बुक है इसको हम लोग कवर कर रहे हैं, याद रखिएगा एस.के. झा के बुक को। एस.के. झा सर का बुक है, इसी को हम लोग क्योंकि यहाँ से इनका जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको एस.के. झा बुक को ही हम लोग कवर कर रहे हैं, याद रखें। क्लियर, याद रखें। चलिए ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पर, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा के अंतर शाखा जैसे बात करते हैं। देखिए कोशिकी है ना, कोशिकी यानी साइटोलॉजी जिसे कहते हैं, कोशिकी जिसे क्या साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिकी जिसे क्या साइटोलॉजी कहा जाता है, बताइए। तो इसके कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन, देखिए कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं के कार्य का अध्ययन, कोशिकाओं के ध्यान दीजिए, कोशिकाओं के कार्य संरचना और कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कोशिकी कहलाता है, यानी साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका विज्ञान कहलाता है, यानी किसका, कोशिकी कहलाता है। क्लियर, यानी कोशिकाओं के अंतर्गत, यानी अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन कोशिकी कहलाता है। चलिए उसके बाद ध्यान कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन, कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन क्या है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिकाओं के बहुमुखी अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है, यानी सेल बायोलॉजी कहलाता है। क्लियर है, कोशिकाओं की बहुमुखी अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेल बायोलॉजी का, यानी कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेल विज्ञान कहलाता है। क्लियर है।